नमस्कार सभी को। मैं आकाश सफ़ेद शेर की धरती रीवा से आप सभी का आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मंच की अगली कड़ी में मैं आप सबके बीच लेकर के प्रस्तुत हूं कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। कहानी शुरू करें उससे पहले हम लोग लेखिका के बारे में, कहानीकार के बारे में जान लेते हैं, उनका सामान्य परिचय। लेखिका हैं बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष और इनका जन्म हुआ था सन 1882 में वाराणसी में। इनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष तथा माता जी का नाम था नीरद वासिनी घोष। वे एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार से संबंध रखती थी। लेखिका बंग महिला को बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। ये चीज़ याद रखना होगा, रानी और चारूबाला के नाम से राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को पुकारा जाता था। इनका विवाह पूर्णचंद्र देव के साथ हुआ था। इनके पति का नाम था पूर्णचंद्र देव। 1904 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक बंग महिला की जो रचनाएं रहीं तो विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। हिंदी कहानीकारों में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। मूलतः अगर बात करें तो ये हिंदी भाषी न होते हुए भी इन्हें हिंदी से अनन्य अनुराग था। भले ही हिंदी भाषा से कोई संबंध नहीं था, ज़्यादा उस एरिए से नहीं थी, उस क्षेत्र से, फिर भी हिंदी से बहुत ज़्यादा इनका अनुराग रहा है। ये बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी, यानी जो बंगला भाषा में जो उनकी रचनाएं मिलती हैं तो प्रवासिनी के नाम से मिलती हैं। और इनकी प्रमुख कहानी है दुलाई वाली, जो कि 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अपने नेट के पाठ्यक्रम में वो भी लगी है, और जो कि 1907 ईस्वी में सरस्वती में तो प्रकाशित हुई दुलाई वाली। और कई विद्वानों ने इस कहानी को, यानी दुलाई वाली को, हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इनकी निम्न अन्य कहानियों की बात करें कौन कौन सी हैं तो भाई बहन है, जो कि 1908 ईस्वी में है, बाल प्रभाकर में प्रकाशित हुई थी। और हृदय परीक्षा इनकी एक कहानी है, जो कि 1915 ईस्वी में सरस्वती, ये जो पत्रिका है वहाँ से प्रकाशित हुई थी, सरस्वती से। और चंद्रदेव से मेरी बातें, एक ये भी कहानी है, सरस्वती से ही प्रकाशित हुई थी। कहानियों, निबंधों व कविताओं के अतिरिक्त बंग महिला ने क्या किया था, बंगला साहित्य का अनुवाद भी किया था। आपकी अनेक अनुदित जो कहानियां हैं व आलेख हैं तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, और यह सामग्री 1911 में प्रकाशित आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित हैं। और इनकी जो भी पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, इनकी अनुदित कहानियां सब प्रकाशित होती थी तो याद रखना है कुसुम संग्रह में सारी रचनाएं इनकी संकलित हैं। इनका एक कुसुम संग्रह है और इसको 1911 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था आचार्य शुक्ल जी ने, और उन्होंने ही इसका संपादन कार्य किया था कुसुम संग्रह का। ये एक पुस्तक है जिसमें इनकी सारी रचनाएं हमको मिल जाएंगी। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें एक निबंध टाइप का है, जो कि 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। ये निबंधात्मक कहानी है, ये भी याद रखना है, और 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद बात करें तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो ये कहानी थी तो 1904 ईस्वी में सरस्वती से प्रकाशित हुई, लेकिन बाद में कई पत्रिकाओं ने इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। पहले तो ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी सरस्वती में, लेकिन बाद में इस निबंध को कहानी के रूप में बहुत सारी जो पत्रिकाएं उस समय निकल रही थी तत्कालीन समय में, उसमें कहानी के रूप में इसे प्रकाशित किया जा रहा था। लेकिन यह एक रोचक निबंध है। बात करें तो एक कहानी नहीं होकर के एक रोचक निबंध जान पड़ता है, और यह एक उपालंभात्मक ललित निबंध की श्रेणी में आता है, और कहानी के रूप में यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी गई है। पत्रात्मक का आशय होता है जैसे कि अपनी बात किसी पत्र के तरीके से हम लिख करके सामने वाले तक पहुंचाएं। इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव से एकात्मक संवाद कर रही हैं, यानी सिर्फ वही अपनी पूरी बात रख रही हैं। किससे? चंद्रदेव से। याद रखना है, जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं तो इस कहानी में लेखिका जो कर रही हैं तो एकात्मक संवाद कर रही हैं, मतलब अपनी ही अभिव्यक्ति चंद्रदेव के ओर मतलब बढ़ा रही हैं अपनी बातें। और यह पहली राजनीतिक कहानी है
याद रखिएगा, चंद्रदेव से मेरी बातें, कहानियों की बात करेंगे तो पहली राजनीतिक कहानी है, और इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। तो इस कहानी के माध्यम से राजेंद्र बाला घोष बंग महिला लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य करती हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है किसके ऊपर व्यंग्य की हैं, और हम लोग अब कहानी की ओर चलेंगे। और कहानी की ओर चलने से पहले हम लोग कहानी की ओर चलें उससे पहले हमें लगता है एक बार उसके पात्रों से रूबरू हो लेना चाहिए, फिर कहानी की ओर चलते हैं। तो इसमें पात्र जो हैं तो पहले भगवान चंद्रदेव आते हैं, और इन्हीं को इंगित करके लेखिका ने अपनी इस कहानी को पत्रात्मक शैली में लिखा है। और दूसरी पात्र स्वयं लेखिका होती हैं, और बंग महिला राजेंद्र भाला घोष के नाम से इन्हें जाना जाता है। और लॉर्ड कर्जन तीसरे पात्र हैं, जो कि भारत का अंग्रेजी शासक था तत्कालीन समय में। और चित्रगुप्त, जो कि देवताओं के चीफ जस्टिस हुआ करते हैं, ये चौथे नंबर के पात्र हैं। और धन्वंतरी हैं, जो कि देवताओं के फैमिली डॉक्टर हैं। और वहीं कार्तिकेय जी हैं, जो कि देवताओं के सेनापति हैं। तो ये नेट में लगी महत्वपूर्ण कहानी है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो चलिए, अब हमें लगता है कि पात्रों को समझ लिए हैं, तो हम लोगों को अब कहानी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कहानी है कि यहाँ से शुरू होती है कहानी। लेखिका भगवान चंद्रदेव को संबोधित करते हुए लिखती हैं कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का प्रणाम, अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। कौन? चंद्रदेव जी। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमा जो होता है तो ट्रांसफ़र या बदली होने का नियम नहीं है? यानी जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ ट्रांसफ़र या बदली होने का नियम नहीं है आपके डिपार्टमेंट में? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते हैं। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठ करके क्या करते? हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। ऐसा चंद्रदेव से बातें कर रही हैं। यह बड़ी भारी भूल हुई। कहती हैं कि अरे मेरे क्या बोल दी मैं, यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत है इसके प्रभु हैं लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, यानी रखेंगे, बुलाएंगे। क्योंकि आप अधम, कहती हैं चंद्रदेव से कि क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो नहीं हैं। कृष्णांग यानी एक रंग होता है, तो कृष्णांग नहीं है, कृष्ण के रंग के तो नहीं हैं, और नहीं है जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। यानी गोरे रंग की जो जाति है, यहाँ जो लॉर्ड कर्जन है, तो उनकी जाति के लोग अक्सर कहते हैं कि गोरे ही होते हैं अंग्रेज लोग,
तो आप भारतवासियों के समान कृष्णांग यानी श्यामल रंग के तो नहीं हैं, तो आपको नौकरी देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी जो नौकरी है तो अक्सर गौरांग जाति को दी जाती है, और उसमें अगर आपका भी रंग उससे मिलता जुलता है तो गौरांग जाति उनकी कुपित नहीं होगी, क्रोधित नहीं होगी आपके नौकरी से। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। कौन? चंद्रदेव जी। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे क्या करेंगे, अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। कमीशन और मिशन किसे अत्यंत प्रिय है? लॉर्ड कर्जन को। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही आप बात करें जो आपके नीति और सृष्टि के आदि काल में जो प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों में की जो ज्योति है, वो ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। क्यों आपकी ज्योति की चंद्रदेव जो मतलब आपकी ज्योति है वो अवश्य क्या पड़ गई होगी? महिला चंद्रदेव जी कहते हैं, चंद्रदेव से कहती हैं राजेंद्र बाला घोष जो महिला हैं, कहती हैं कि आपकी ज्योति भी जो है तो मंद पड़ गई होगी, अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। क्यों पड़ गई होगी? क्योंकि आधुनिक भारत की जो संतान है वो लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। यानी कम उम्र से ही आधुनिक भारत की जो संतान है, यहाँ की व्यथा लिख रही हैं तत्कालीन समय की, तो लिखती हैं कि आधुनिक भारत की जो संतान है वो लड़कपन से ही, बचपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे, क्योंकि आपकी भी ज्योति आती अब आधुनिक काल आते आते कुछ मंद पड़ गई होगी, इसलिए यहाँ की दशा को आप उतनी दूर से नहीं देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने के एक दिन, यानी हफ्ते के एक दिन 8वें दिन नहीं, पर महीने के एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भ्रमण करके जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता, जो बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, वहीं से लेखिका हैं, कहती हैं कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता से नहीं कर पाते, उसके कारण आप सिर्फ राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। यानी इसको बस आप देख लीजिए कलकत्ता को, यह तो ज़रूरी ही है। वहाँ के जो कल कारखाने हैं कलकत्ता के, उन कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट में, यानी पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। कौन? यही जो यहाँ की आधुनिक भारत की बनावटें हैं, और इसकी जो कहें तो एक प्रकार की प्राप्त करने की जो क्षमता है ज्ञान प्राप्त करने की, तो भले ही रात हो जाती है लेकिन उसको दिन बना देती हैं। आपके देवलोक, यानी आपका जो देवलोक है चंद्रदेव, देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि।
पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे जो है तो मढ़ा गया है। कहने का मतलब चपला और अग्निदेव के माथे ही मढ़ दिया गया है यहाँ जो सवारी ढोने का बोझ है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही हैं। क्या हो रही हैं? चपला और अग्निदेव। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण यानी लॉर्ड कर्जन को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवक हैं, युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, यानी जो विद्युत है, बिजली है, उसको किसी भी व्योमवासिनी विद्युत देवी बिजली को स्पर्श करने का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करें? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। यानी जो ये विद्युत है, व्योमवासिनी विद्युत देवी, इनके भाग्य में लेखिका कहती हैं कि दासी वृत्ति ही लिखा था। और हरि पदोद्वा त्रैलोकी क्या पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त, यानी स्थान स्थान में क्या है? बंधनग्रस्त हो रही हैं। कौन? ये जो बक्ष, जो ये हरि पदोद्वा त्रैलोक्य पावनी है, ये सुरसुरी भी क्या है? इनके भी खोटे दिन आ गए हैं। अब ये भी क्या है? ये भी स्थान स्थान में बंधनग्रस्त होती जा रही हैं। और उसके बक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ क्या हो रहा है? मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं इन नदियों के भीतर। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी जो अमरावती, तो इसके आगे जो हमारी अमरावती है, वो भी देवता भी गण कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन, तो अब देखिए, याद रखिएगा, कलकत्ता के ईडन गार्डन का जिक्र करती हैं लेखिका, कहती हैं कि वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। कलकत्ता का ईडन गार्डन, वहाँ के विश्वविद्यालय के जो विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर बीड़ा पाड़ी सरस्वती देवी है, वो देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की जो विद्या चमत्कारिणी है, वही के फोर्ट विलियम के फौजी समान को देखकर आपके देव सेनापति कहेंगे, कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनकी वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय जो सहोदरा है कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय क्या करती हूँ? आहूत करती हूँ। और संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल बपू में कलंक की कालिमा लेपन करके कल्कि, शशांक, शशधर और संसलाक्षण आदि उपाधि मालाओं से विभूषित यानी भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके। कौन? चंद्रदेव। किसके तनय? यानी सिंधु तनय होने पर भी अपनी कालिमा को आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद जो पंडित हैं, उन पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की
प्रतिमूर्ति में काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? कौन? जो ये प्रोफेसर गज्जर महाशय हैं। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित ना हुई कि आप कह रहे हैं कि चंद्रदेव, शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको, यानी कह रही हैं, पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की क्या है, भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपको, यानी अब तो भारत में, कह रही हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कहानी में बंग महिला कहती हैं कि अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय जो हैं, तो महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है। ना आप सूर्य के वंश सूर्यवंशी रह गए हैं, और जो आपके स्वामी हैं, ना आप हैं, ना आपके स्वामी सूर्यवंशी का कोई वंश है, ना उनका साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविलास भारत वर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। कौन? लॉर्ड कर्जन। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पद, यानी बात करें यहाँ प्रतिवर्ष क्या होता है, पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वो भी क्या हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी जो है तो नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली जो डॉक्टर हैं, याद रखिएगा फैमिली डॉक्टर कौन है, चंद्रदेव के धन्वंतरी महाशय। और धन्वंतरी महाशय को कहती हैं, महिला की लेखिका कहती हैं कि अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं धन्वंतरी महाशय को, और देवताओं के जो चीफ जस्टिस हैं, कौन है चीफ जस्टिस, चित्रगुप्त, उनको साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड, जो इंडियन पीनल कोड है, उनकी धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि, यानी जो कानून है, कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। तो भारत की अगर हम दंड कानून व्यवस्था को कहती हैं कि आपके चित्रगुप्त महाराज जी अगर देख लेते हैं तो जरूर वहाँ जा कर के सुधार करेंगे। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी।
जब यहाँ मतलब भारत में प्लेग बीमारी का बढ़ाव होगा तो यहाँ से लोग जब जाएंगे कहाँ, चित्रगुप्त के ऑफिस में, तो यहाँ के टाइपराइटरों को उठा ले जाइए, चित्रगुप्त जी ऐसा कहती हैं, तो वहाँ आपको सहायता मिलेगी ऑफिस का काम करने में। वे लोग 2 दिन का काम जो है तो 2 घंटे में कर डालेंगे। कौन? यहाँ के जो भारत के राइटर्स हैं, राइटर्स बिल्डिंग, वो लोग। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन की बात करें तो उस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। तो ये कहानी थी चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की। आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने नेट के पाठ्यक्रम में लगी है, तो इस कहानी के बारे में हम लोगों को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए था। तो इसका मैंने विस्तृत वाचन करने का प्रयास किया, और प्रयास कैसा रहा आप लोग सभी ज़रूर से एक बार बताइएगा। और बाकी अगली कहानी हर बुधवार को, जैसे ही हमने आप लोगों से वादा किया था, तो अगले बुधवार को हम अगली कहानी लेकर के मिलेंगे। और अभी अपने इसी मंच पर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रतिदिन विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, और प्रत्येक रविवार को उसी जो विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है हम लोगों का, उसी पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होती है शुक्ल जी के इतिहास से। तो आप सभी लोग शाम को 4 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी की जो काव्य शास्त्र है और नाटक है, इन सब विधाओं पर भी काम किया जा रहा है, और इसी में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सबको आप लोग देख सकते हो। और आप सभी लोगों ने इतने धैर्य से और इतने ध्यान से हमें सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।